प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी संबंध एवं फलन जो कि पहला अध्याय रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले अपन समझ लें कि संबंध क्या है, जो हमने इसके पहले 11वीं में पढ़ चुके हैं। यदि दो आरिक्त समुच्चय ए और बी हों, आरिक्त का मतलब है जो रिक्त ना हो, तो ए और बी हों, तब संबंध जो अपन ने 11वीं में पढ़ा है, तो संबंध यानी रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्योंकि अपन ने 11वीं में क्या दो सेट दिए हुए रहते थे, तो अब अपन पहले करते थे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। लेकिन अब अपन 12वीं में यहाँ ए क्रॉस बी ना होकर ए क्रॉस ए होने वाला है यहाँ, क्योंकि यहाँ केवल एक ही सेट, एक ही समुच्चय अपन को मिलेगा। तब वहाँ दो समुच्चय रहते थे तो ए क्रॉस बी, अब एक ही समुच्चय रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे अपन ए क्रॉस ए करेंगे। तो यहाँ दो समुच्चय दिए हैं, समुच्चय ए में है दो और तीन, इसके एलिमेंट हैं जो अवयव हैं वो हैं समुच्चय ए के 2 और 3, और समुच्चय बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 4, 6 और 9। तो यहाँ अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन किया ए क्रॉस बी, तो ए समुच्चय ए के अवयव यानी 2, 3 क्रॉस बी सेट है जो 1, 4, 6 और 9। तो इनका हम कार्तीय गुणन करें तो किस प्रकार 11वीं में करते थे कि 2, 2, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 9, उसके बाद 3, 1, 3, 4, 3, 6 और 3, 9। तो देखो 2, 1, 2, 4 ये अपन ने पूरे इनका ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया। तो अब जो रिलेशन है, जो 2 कनेक्ट है 4 से, 2 कनेक्ट है 6 से, 3 कनेक्ट है 6 से और 3 कनेक्ट है 9 से, तो इसको जो संबंध है वो 2, 4, 2, 6, 3, 6 और 3, 9 है, ये रिलेशन है। तो अब देखना इस संबंध में ये पूरे जो अवयव लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ए क्रॉस बी से। देखो ये 2, 4, ये 2, 4, 2, 6, 2, 6, यहाँ 3, 6, 3, 6 और 3, 9। तो जो है ये संबंध है, जो ये ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है, यानी ए क्रॉस बी सबसेट है। एक जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो यहाँ डोमेन यानी प्रांत, सहप्रांत और परिसर एक अपन ने ये भी 11वीं में पढ़े हैं। तो प्रांत क्या है इसका, जो सेट ए होता है, जो सेट ए होता है वो कहलाता है प्रांत या डोमेन, और जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत वो होता है सेट बी। सेट बी के पूरे अवयव वो हो जाएंगे सह प्रांत या कोडोमेन। अब इसकी रेंज कैसे पता करते हैं कि रेंज क्या है, तो बी सेट के बे अवयव जो समुच्चय ए से कनेक्ट हों। तो देखो बी के कौन कौन से अवयव हैं जो समुच्चय बी से समुच्चय ए से कनेक्ट हैं। 4 2 से कनेक्ट है, 6 भी 2 से कनेक्ट है और 9 भी 3 से कनेक्ट है। तो सेट बी के जो अवयव हैं यानी 4, 6 और 9, ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज यानी परिसर। तो डोमेन यानी प्रांत समुच्चय हो गया पूरा 2, 3, और कोडोमेन यानी सह प्रांत हो गया समुच्चय बी 1, 4, 6 और 9, और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज यानी परिसर यानी 4, 4, 6 और 9, ये इसकी रेंज हो गई जो अपन ने 11वीं में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला संबंध है इसका रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या कहलाता है कि संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर फाई, यानी फाई उपसमुच्चय है ए क्रॉस ए का। तो ये समझ लें पहले रिक्त संबंध, इससे तो कुछ समझ में सही आया नहीं होगा। एक उदाहरण से समझ लें कि यदि समुच्चय ए में किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है,
यानी ए बराबर क्या है, हम रिक्त संबंध समझा रहे हैं कि किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, जो स्कूल है वो उसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ बालक भर पढ़ते हैं, और जो रिलेशन है वो है ए कामा बी, जबकि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब जो समुच्चय दिया है वो किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। जो रिलेशन है वो ए कामा बी, जबकि ए बी की बहन है। तो क्योंकि स्कूल बालकों का है, तब स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है। तब यहाँ जब किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय ए में है और रिलेशन में क्या है कि ए कामा बी, जबकि ए बी की बहन है, तो कोई भी विद्यार्थी यहाँ किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल बालकों का है। इसलिए रिलेशन में क्या आ जाएगा, ये संबंध बनेगा जो हो जाएगा फाई, यानी रिक्त। यह संबंध क्या है, एक रिक्त संबंध है। इसके बाद है दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। तो यह है समुच्चय आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर एक राशि, जो अभी अपन ने एक राशि बी किया है यहाँ, वो यहाँ अगर समुच्चय एक ए भर दिया होता केवल ए, तो यहाँ एक राशि के जितने अवयव होते वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता, वो बन जाता सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध भी समझ में आ गया हुआ, और रिक्त संबंध। इसके बाद है द्विधारी संबंध के विभिन्न प्रकार। द्विधारी संबंध के विभिन्न प्रकार, इसमें आता है कि स्वतुल्य संबंध। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, जिस पर पूरा 12वीं का जो पहला चैप्टर है इन्हीं तीनों पर आधारित है। तो ये जरूर अच्छे से समझना। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यदि किसी समुच्चय एक में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, यानी जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यानी स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहलाता है, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात यदि ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यदि ए बिलोंग कर रहा है कै में, ए में, यदि प्रत्येक, ऑल या प्रत्येक या सभी, तो यदि ए अवयव है ए का, यदि ए अवयव है समुच्चय ए का, तब रिलेशन में क्या होना चाहिए, यानी संबंध में क्या होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी ए कामा ए अवयव होना चाहिए रिलेशन में। तो इसका मतलब फिर से समझ लें, जितने भी अवयव समुच्चय ए में हैं, जैसे यदि ए है तो फिर हमें ए कामा ए संबंध आर में चाहिए, और एक ही चाहिए कि सभी चाहिए। यहाँ लिखा है आल यानी सभी, जितने भी अवयव ए में होंगे, अगर ए अवयव है ए का तो फिर ए कामा ए रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो, और हम इससे उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे समुच्चय ए बराबर ए बी सी है, समुच्चय ए में ए बी सी दिए हैं, तो पहले हम कार्तीय गुणन करें इनका, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए बी सी क्रॉस फिर ए बी सी, समुच्चय के हमने मान रख दिए। अब इनका कार्तीय गुणन करें, तो पहले ए का ए से, ए का बी से, ए का सी से, यानी ए कामा ए बी, फिर ए सी, फिर बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, फिर सी कामा ए, सी कामा बी और सी कामा सी। ये कार्तीय गुणन हो गए। या अपन इस प्रकार भी इसको दर्शा सकते हैं, ये ए बी सी, ए बी सी। तो देखो ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी कामा ए, सी कामा बी, सी कामा सी। तो यदि समुच्चय में ए बी सी है तो हमें रिलेशन में क्या चाहिए, अब यहाँ क्या लिखा है कि ऑल ए बिलोंग्स टू ए,
तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए अवयव है ए का तो ए कामा ए अवयव होना चाहिए आर में। तो इसका मतलब है समुच्चय में तो ए बी सी है, तो इसमें क्या होना चाहिए रिलेशन में कि ए कामा ए होना चाहिए, बी कामा बी भी होना चाहिए और सी कामा सी होना चाहिए। तब संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो स्वतुल्य के लिए केवल हमको ये ध्यान रखना है कि यदि समुच्चय ए में यदि समुच्चय ए में ए है तो रिलेशन में ए कामा ए, यदि बी है तो बी कामा बी, सी है तो सी कामा सी हमें रिलेशन में चाहिए। तो देखो यहाँ हम उदाहरण से समझा रहे हैं। ये है रिलेशन, एक रिलेशन है फाई, फाई भी एक रिलेशन है। तो क्या यह स्वतुल्य संबंध है, क्या यह स्वतुल्य संबंध है? तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे समुच्चय में क्या दिया है, ए बी सी। जब ए बी सी दिया है तो हमको संबंध जो आर है उसमें क्या चाहिए, ए कामा ए चाहिए, बी कामा बी, सी कामा सी। लेकिन ये तो फाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चेक करें अपन, क्या जो संबंध दिया है आर बराबर ए कामा बी, ए कामा बी, तो क्या यह संबंध स्वतुल्य संबंध है? तो यह भी स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि हमको तो केवल यह ध्यान रखना है कि अगर समुच्चय में ए बी सी है तो हमें ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी चाहिए। और एक चाहिए ए कामा ए कि तीनों के तीनों चाहिए, हमें तीनों के तीनों यानी स्वयं का स्वयं से संबंध, यानी स्वयं कोई भी अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। यानी ए है तो ए कामा ए, बी है तो बी कामा बी और सी है तो सी कामा सी चाहिए। तो तीसरा है दूसरा ए कामा बी, तो इसमें तो ए कामा ए ही नहीं है, तो अपन और आगे चेक करना ही नहीं, यह संबंध भी स्वतुल्य संबंध नहीं है। नंबर तीसरा चेक करें कि आर बराबर ए बी है, बी सी है, सी ए है। यहाँ देखो ए कामा ए, अपन इनसे ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको तीन अवयव जो दिए हैं समुच्चय में ए बी सी, तो हमको ए कामा ए, तो ए कामा ए तो मिल गया। अब देखो ए सी है, इससे कोई मतलब नहीं है, बी कामा बी भी मिल गया, दो मिल गए, ए कामा ए मिल गया, बी कामा बी। इसमें केवल सी कामा सी नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या लिखा है, ये आल यानी सभी जितने भी अवयव समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे वो पूरे रिलेशन में, यानी यदि ए है तो ए कामा ए हमें रिलेशन में चाहिए है, तब संबंध क्या होगा, तब संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। तो इसमें तो हमको दो मिल गए, ए बी सी है समुच्चय में, तो हमें रिलेशन में क्या मिल रहा है, ए कामा ए मिल रहा है, बी कामा बी मिल रहा है, लेकिन हमको सी कामा सी नहीं मिला, इसलिए यह संबंध भी स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि दो तो मिल गए, लेकिन हमको इसमें क्या चाहिए था, सी कामा सी, और इसके अलावा जी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको तो केवल ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी चाहिए, क्योंकि समुच्चय ए में ए बी सी है। अब इसके बाद है चौथा संबंध आर बराबर ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए यानी पूरा का पूरा, ए क्रॉस ए यानी जी पूरे कितने युग्म हैं, 9 युग्म हैं जी, या जे पूरा। तो जो रिलेशन में है ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए के तो जो पूरे हैं, तो इसमें ए कामा ए है, बी कामा बी है और सी कामा सी है, या देखो ए कामा ए है, इसमें बी कामा बी है और सी कामा सी है। जब हमें तीन चाहिए, उसके अलावा कोई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि हमें ए कामा ए मिल गया, बी कामा बी मिल गया और सी कामा सी मिल गया, तो इसलिए यह संबंध भी स्वतुल्य संबंध यह है। इसके अलावा इसके बाद है पांचवा कि ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, यह संबंध भी एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि हमको तो तीन चाहिए थी, ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, तीनों मिल गए, इसके अलावा कोई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यह संबंध भी स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद है ए बी है, बी सी है, सी है। जब हमको पहला ही देखना है कि ए कामा ए है क्या पूरे में, नहीं है तो अब दूसरा बी कामा बी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सी कामा सी की ज़रूरत नहीं है चेक करने की। जब ए कामा ए ही नहीं मिला तो उसके बाद और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वतुल्य संबंध में केवल जो विकर्ण युग्म होते हैं, इसके देख लो, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, ए हमको चाहिए होते हैं,
यदि हमें विकर्ण युग्म ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, तो स्वतुल्य संबंध में हमको क्या चाहिए, पूरे जो विकर्ण युग्म होते हैं इसके, तो विकर्ण युग्म में ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। तो इसका मतलब है यदि समुच्चय में ए बी सी है तो हमें रिलेशन में क्या चाहिए, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। यदि ये मिल रहे हैं तो संबंध स्वतुल्य है। अगर मान लो दो मिल रहे, ए कामा ए मिल रहा हो, बी कामा बी मिल रहा हो, या कोई भी, या सी कामा सी, इन तीनों में से केवल दो मिल रहा है, तब भी संबंध स्वतुल्य नहीं है। हमको तो समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे वो स्वयं से रिलेटेड होने चाहिए रिलेशन में। यानी ए है तो ए कामा ए, बी है तो बी कामा सी, और बी कामा बी और सी है तो सी कामा सी। अगर केवल ए और बी होते तो हमको रिलेशन में क्या चाहिए, ए कामा ए और बी कामा बी चाहिए। फिर तो इसमें विकल्प में दो क्वेश्चन और आ सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध क्या है। तो सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध, यदि समुच्चय ए में ए बी सी है तो रिलेशन में सबसे छोटा रिलेशन कौन सा बनेगा, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। हमको ये तीनों तो चाहिए, इसके अलावा कोई हो या ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे छोटा जो स्वतुल्य संबंध होगा वो ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी होगा। सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध क्या होगा, सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध है ए क्रॉस ए, यानी पूरे के पूरे जितने हैं जी, पूरे ए क्रॉस ए, यानी पूरे 9 युग्म, ये पूरे 9 युग्म ए क्रॉस ए में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा स्वतुल्य संबंध ए क्रॉस ए, सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, जब ए बी सी समुच्चय ए में हो। मान लो समुच्चय ए में ए बी भर है तो इसका मतलब सबसे छोटा स्वतुल्य संबंध क्या हो जाएगा, ए कामा ए और बी कामा बी हो जाएगा। स्वतुल्य संबंधों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि 2 पे n वर्ग ऋण n की घात। अब n का मतलब है समुच्चय ए में अपने अवयव हैं 1 a b और c, यानी n का मान यहाँ कितना है 3, n का मान है 3। तो यहाँ 2 पे n वर्ग ऋण n, तो 2 पे 3 का वर्ग ऋण 3, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 3 जाएंगे कितनी बचेंगी 6, 2 पे 6 की घात यानी 64। इसमें कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या हो जाएगी 64।